तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से आगे। अब तक अपन ने 1 से 40 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। ये जो पीडीएफ है ये आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो 6 से 12 तक की किताबें चलती है उन्हीं के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। अभी ग्रेजुएशन का पेपर हुआ था सीईटी का, उसमें भी अपना एक भी क्वेश्चन राजस्थान जीके का इससे बाहर नहीं गया है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम खराबी के प्रत्येक क्वेश्चन करने वाले हैं, हर क्वेश्चन को 360 डिग्री सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादित होता है। तो राजस्थान में जो खाद्यान्न फसलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो बाजरे का होता है। किसका होता है? बाजरे का उत्पादन होता है। अब देखो, अभी खाद्यान्न फसलों से रिलेटेड ग्रेजुएशन के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था सीईटी ग्रेजुएशन में कि राजस्थान में अन्न का कटोरा किसको कहा जाता है? अन्न का कटोरा किसको कहा जाता है? तो अन्न का कटोरा राजस्थान में किसको कहा जाता है? गंगानगर को कहा जाता है। ठीक है, गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये याद रख लेना। इसके साथ में ये याद रखना कि बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। तो बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन वैसे बाड़मेर में होता है। अगर बाड़मेर ऑप्शन में ना हो तो फिर अलवर आंसर देना है। ठीक है, तो बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर, फिर अलवर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें अपन जौ की बात करें तो जौ का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में होता है। जैसे जयपुर जैसे जौ का याद रख लेना। ठीक है, और इसके बाद में स्थानों की बात करें अपन तो बाजरे में राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। देखो, 2-3 ही क्वेश्चन पूछता है स्थान वाले जो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो बाजरे में राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। इसके अलावा आपको मूंगफली का याद रखना है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मूंगफली का राजस्थान में कौन सा स्थान है। तो मूंगफली में दाना 2, ऐसे याद रख लो। मूंगफली होती है, उसमें छिलने पर 2 ही दाना निकलते हैं, तो दूसरा स्थान राजस्थान का। ठीक है, और सरसों में फर्स्ट स्थान है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों का याद रख लो आप। तो भाई बाजरे का और सरसों का, इन दोनों में तो फर्स्ट स्थान है और मूंगफली में दूसरा स्थान है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? देखो, 42 बोल रहा है राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है। देखो, अगर जिला पूछे ना और स्थान पूछे, इन दोनों का खासकर ध्यान रखना। तो सर्वाधिक गर्म तो जिला तो कौन सा है? चूरू हो गया। ठीक है, और स्थान पूछता तो आपको, अगर स्थान पूछता तो आपको फलोदी आंसर देना था। क्या देना था? फलोदी आंसर देना था। ठीक है, तो सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा हो गया? चूरू जिला हो गया। आप देखो, कई बार आरएस के जैसे एग्जाम में तो ऐसे पूछा जाता है इसका कारण क्या है, तो इसके कारण 4-5 कारण है, उन सबको जवाब देना पड़ता है। ठीक है, एक तो भाई वनस्पति कम है, यहाँ पर वर्षा कम होती है। इसके अलावा मिट्टी मतलब वो धूल वो वाली है ज़्यादा, बूढ़ा है ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। इसके बाद में अगर बात करें अपन, देखो गंगानगर की बात करें तो गंगानगर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लवणीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, सेम की समस्या यहीं पर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है गुरु नानक भवन संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये एक संस्थान है, किस नाम की? गुरु नानक भवन नाम की। ठीक है, ये कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, ये तो फैक्ट है, डायरेक्ट याद रख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है। देखो, सबसे पहले तो पूछ रहा है विंध्यन पठार का विस्तार कौन से क्षेत्र में है राजस्थान के। तो ये अपने को पता ही है, जो हाड़ौती क्षेत्र है ना उसमें विंध्यन पठार है। तो हाड़ौती क्षेत्र को क्या बोला जाता है? दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है, तो राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश है उसमें से जो चौथा भौतिक प्रदेश है कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठार, उसमें विंध्यन पठार का विस्तार है। क्योंकि वास्तविक में तो विंध्यन पठार का विस्तार एमपी में है और राजस्थान में किस तरह? हाड़ौती क्षेत्र में है। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, इसके बाद में देखो, एक इतना सा एक फैक्ट और याद रख लेना कि दक्षिणी पूर्वी पठार जो हाड़ौती पठार है इसमें सर्वाधिक बरसात होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बरसात होती है झालावाड़ जिले के अंतर्गत सर्वाधिक बरसात होती है। अगर क्षेत्र पूछे तो दक्षिणी पूर्वी पठार में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया था, करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे। जो लिम्बाराम थे इनको तीरंदाजी के लिए मेडल दिया गया था। ठीक है, खेल ज़्यादा अगर पूछा जाता है भाई किससे संबंधित है? तीरंदाजी से। ठीक है, तीरंदाजी से इनका संबंध था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है? भरतपुर के संस्थापक कौन थे। तो भरतपुर के संस्थापक कौन थे? राजा सूरजमल थे। ठीक है, सब जानते हो, ये क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ठीक है, भरतपुर के संस्थापक कौन है? सूरजमल थे, राजा सूरजमल थे। इसके बाद में एक देखो, एक क्वेश्चन साथ में यहाँ पे ये भी याद कर लेना कि भरतपुर में कौन सा दुर्ग है। ठीक है, तो इसमें बयाना दुर्ग भी है, बयाना दुर्ग है। और इसके अलावा डीग के महल, क्योंकि मान लो डीग अब तो नया जिला बन गया, लेकिन पहले क्या थे? डीग के जलमहल प्रसिद्ध है यहाँ के। ठीक है, डीग के जलमहल प्रसिद्ध है। इसके अलावा भरतपुर में एक लोहागढ़ दुर्ग है। कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग है, जिसे राजस्थान में मिट्टी का किला कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी का किला कहा जाता है, इतना याद कर लो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? देखो, राजस्थान में लोहे की किन किस्म पाई जाती है? कौन सी किस्म पाई जाती है? देखो, अभी ग्रेजुएशन में जो सीईटी का 28 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था ना, 28 वाला सेकंड शिफ्ट का, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था सेम टू सेम। भाई राजस्थान में
कौन सी किस्म पाई जाती है लोहे की, तो कौन सी पाई जाती है, हेमेटाइट पाई जाती है राजस्थान में। देखो अब इसके साथ में आपको लोहे की और कोयले की दोनों को याद रखनी है, ठीक है। तो कोयले की तो कौन सी है, लिग्नाइट है। कौन सी है, लिग्नाइट किस्म पाई जाती है किसकी, कोयले की। और लोहे की कौन सी पाई जाती है, हेमेटाइट पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, हेमेटाइट पाई जाती है। इन दोनों को याद रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ी बाहर की आवाज़ को नेगलेक्ट कर देना क्योंकि पास में काम चल रहा है इसलिए दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। थार महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। देखो ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो आपको कंफ्यूज भी करते होंगे, जिसको नहीं करते उसको तो ठीक है, लेकिन अपन समझा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थार महोत्सव की, ठीक है। एक तो होता है थार महोत्सव होता है, एक होता है ऊंट महोत्सव, ठीक है, और एक होता है मरू महोत्सव, ठीक है। इन तीनों में कंफ्यूज होते हो तो आज कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन कैसे, देखो इसको एक ट्रिक से याद करेंगे। अपन बोलेंगे कि सबसे पहले ऊंट बिकने दो। क्या बोलेंगे, ऊंट बिकने के बाद थार लाऊंगा। भाई दो बात कर रहे थे इसे, भाई थार कब लाएगा, तो उसने बोला कि मैं ऊंट बिकने के बाद थार लाऊंगा। तो ऊंट बिकने से हो जाएगा बीकानेर। तो ऊंट महोत्सव तो कहाँ पर हो जाएगा, बीकानेर में। ऊंट बिकने के बाद, बाद का मतलब बाड़मेर। थार, थार लाऊंगा यानी थार महोत्सव, ठीक है। तो ऊंट महोत्सव कहाँ पर हो गया, बीकानेर में। और बाद में यानी बाड़मेर, बाड़मेर में कौन सा हो गया, थार महोत्सव। और बचा कौन सा, मरू महोत्सव, वो कहाँ पर हो जाएगा, जैसलमेर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो गया आपको, ये कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो इसका आंसर पता चलेगा ना, क्वेश्चन नंबर 48 का। भाई थार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, तो बाद में बाड़मेर में, ठीक है। इतना याद हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है वीर भगत समाज किसने स्थापित किया था। देखो एक तो वीर भगत सभा है और एक वीर भगत समाज है, इन दोनों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना। तो समाज है ना, इसकी स्थापना किसने की थी, विजय सिंह पथिक ने, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, सीईटी ग्रेजुएशन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे संस्थानों के, भाई किसने स्थापना की और कब स्थापना की, ठीक है। तो वीर भगत समाज की स्थापना किसने की थी, विजय सिंह पथिक ने थी। और विजय सिंह पथिक का एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो वो नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था, ठीक है। इतना याद हो गया। इसके बाद में बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, देखो 50 कह रहा है जयसिंह सूरी लेखक थे। जयसिंह सूरी किसके लेखक थे, हमीर मद मर्दन के लेखक थे। हमीर मद मर्दन के लेखक थे। देखो 3-4 सूरी है जिनका अपने को याद रखना पड़ता है। एक तो है नयन चंद्र सूरी, कौन से हैं, नयन चंद्र सूरी, ठीक है। इनका तो कौन सा है, हमीर रासो, ठीक है। इनका तो कौन सा है, हमीर रासो। और एक सूरी है अपने पास उद्यतन सूरी। उद्यतन सूरी के कौन है, कुवलेमाला। कौन सी रचना है, कुवलेमाला। और जयसिंह सूरी है, इनकी रचना है हमीर मद मर्दन, ठीक है। तो नयन चंद्र सूरी की तो हमीर रासो, जयसिंह सूरी की हमीर मद मर्दन, और उद्यतन सूरी की कौन सी हो गई, कुवलेमाला हो गई, ठीक है। इतना याद हो गया। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर आगे बढ़े। तो देखो आज का क्वेश्चन नंबर 51 है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। तो राजस्थान को पहले राजपुताना कहते थे। अब देखो राजपुताना से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है जॉर्ज थॉमस का। किसका बनता है, जॉर्ज थॉमस का, ठीक है। तो क्वेश्चन बार बार यही पूछा जाता है, अभी सीईटी पेपर में भी आया था कि राजस्थान को राजपुताना किसने कहा था, तो जॉर्ज थॉमस ने कहा था, ठीक है। और कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान को रजवाड़ा या राजस्थान नाम दिया था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा हो गया, तो सांबर हो गया। वैसे नमक उत्पादन तो पंचभद्रा में भी होता है, डीडवाना में भी होता है, लेकिन मुख्य केंद्र कौन सा है, सांबर है। और यहाँ पे कौन सी कंपनी के द्वारा नमक उत्पादन किया जा रहा है, तो सांबर साल्ट लिमिटेड। कौन सी है, सांबर साल्ट लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा नमक का उत्पादन किया जा रहा है। सांबर कहाँ पर है, सांबर झील जयपुर में स्थित है, ठीक है। वैसे तो 3 जिलों में, लेकिन मुख्यतः जयपुर में स्थित है। इतना याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। देखो एक सांबर का एक क्वेश्चन और याद रख लेना, सांबर झील का कौन सा, कि सांबर झील है ना रामसर साइट में शामिल है। दूसरी रामसर साइट यही थी। पहली रामसर साइट तो कौन सी थी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब मेरे को आप ये बताओ कि सांबर को जो रामसर साइट घोषित किया गया था वो कौन से सन में घोषित किया गया था, कौन से सन में घोषित किया गया था, ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे। कौन से सन में घोषित किया गया था, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। सांबर को कौन से सन में जो रामसर साइट है वो घोषित किया गया था, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53 की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो हल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से। जो भी रेखा, ध्यान रखना, हल के अवशेष नहीं मिले, हल की रेखा के अवशेष मिले। जैसे खेत है, खेत में अपन हल बाते हैं ना,
तो उसकी हल की रेखाएं मिली हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कहाँ से मिली है, कालीबंगा से, लेकिन ध्यान रखना हल नहीं मिला है, ठीक है, हल नहीं मिला। इतनी इस बात याद हो गई। इसके अलावा अपने को कालीबंगा से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन याद करने हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो कालीबंगा कौन से जिले में, तो सबसे पहले तो हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में, एक तो ये क्वेश्चन याद हो गया। इसके अलावा अपने को बात करें सोती कौन से जिले में, तो सोती बीकानेर जिले में, आहड़ कौन से जिले में, तो ये उदयपुर जिले में, ठीक है, इतने तो याद होएंगे। आहड़ कौन से जिले में, उदयपुर जिले में है, सोती कौन से जिले में, बीकानेर जिले में है, और कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। इतना तो याद हो गया। इसके बाद में एक पूछा जाता है भाई कालीबंगा जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे हैं, तो घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे हैं, घग्गर नदी के किनारे हैं, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, यानी खेल जगत में अगर आपको सबसे बड़ा सम्मान देना हो तो कौन सा दिया जाएगा। जैसे भारत में कौन सा दिया जाए, भारत रत्न दिया जाता है, वैसे राजस्थान में दिया जाता है राजस्थान खेल रत्न, ठीक है। तो भारत रत्न की तरह ही राजस्थान खेल रत्न होता है जो सबसे बड़ा सम्मान होता है किसमें, खेल जगत में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। देखो राजस्थान में खारे पानी की तो सारी है, डीडवाना भी है, पचपदरा भी है, लूणकरणसर भी है, सांबर भी है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी है सांबर। कौन सी है, सांबर, सबसे बड़ी कौन सी है, सांबर। अब आप बताओ भाई सबसे बड़ी है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका एरिया कितना है, 150 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 150 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। कितना है, सांबर सबसे बड़ी हमारी खारे पानी की झील है, इतना याद हो गया। इसके बाद में इसको साथ में ये याद रख लेना, लूणकरणसर झील कहाँ पर है, बीकानेर में, वैसे तो पता होगा आपको बीकानेर में। पंचपदरा झील कहाँ पर है, बताओगे कमेंट करके, पंचपदरा झील कहाँ पर है, डीडवाना झील कहाँ पर है, ये तो सब पता होगा आपको। सांबर झील कहाँ पर है, इन सब के जिले मेरे को कमेंट करके बता देना, अगर नहीं आता तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में कहते हैं अपन राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी, तो जिसे अपन मर्त नदी भी कहते हैं या फिर विलुप्त हो गई थी, सरस्वती नदी। कौन सी नदी, सरस्वती नदी प्राचीन काल में बहा करती थी, ठीक है, प्रवाहित होती थी। वर्तमान में इसको घग्गर नदी भी कहा जाता है, ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 कहते हैं राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे। राजपूताना शब्द सबसे पहले किसने दिया था, जॉर्ज थॉमस ने दिया था। ये लिखा हुआ गलत है, तामर नहीं होगा, जॉर्ज थॉमस होगा, ठीक है, जॉर्ज थॉमस होगा, ठीक है। जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजपूताना शब्द दिया था और ये अभी सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया है अभी इसी साल, ठीक है, 2024 में। इसके बाद में अपने को बात करनी है क्वेश्चन नंबर 58 की। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। देखो ये भी 28 तारीख का जो सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर था उसमें पूछा गया था। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से, या तो ऐसे पूछेगा ऑपरेशन फ्लड, या तो बोलेगा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है, दुग्ध उत्पादन से। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया था, वर्गीज कुरियन ने चलाया था। किसने चलाया था, वर्गीज कुरियन ने चलाया था। इसके साथ में आपको हरित क्रांति भी याद रखनी है। हरित क्रांति किसने चलाई थी, एम.एस. स्वामीनाथन ने चलाई थी। और अगर अपन पूरे विश्व लेवल पर बात करें तो बारलोक ने चलाई थी। किसने चलाई थी, बारलोक ने चलाई थी, ठीक है। तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इन दोनों को ढंग से पढ़ के जाना। पिछले भी सीईटी ग्रेजुएशन में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब हो गया कि चुनाव के बाद में प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो टीकाराम पालीवाल बने थे। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे, टीकाराम पालीवाल बने थे। और अगर बात करूं मैं भाई राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन से थे, तो हीरालाल शास्त्री थे, लेकिन ये मनोनीत थे, ठीक है, इनको मनोनीत किया गया था। इसके बाद में टीकाराम पालीवाल तो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद में बात करते हैं टीकाराम पालीवाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है। देखो अब ये तो पता है भाई ये पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक साल के अंतर्गत इनको हटा दिया गया था और जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बन गए थे और इनको डिप्टी सीएम बना दिया गया था, डिप्टी सीएम बना दिया गया था। तो राजस्थान के पहले डिप्टी सीएम भी टीकाराम पालीवाल ही थे, ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। किसकी, मेवाड़ प्रजामंडल की। देखो प्रजामंडल के सारे आपको याद होने चाहिए भाई कौन से प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने की थी, माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसके अलावा आपको ये ऑप्शन दिख रहा है भोगीलाल पांड्या ने किसकी स्थापना की थी, तो ये डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसकी की थी, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसके अलावा इनमें से मोहनलाल सुखाड़िया ने किसने की, पंडित गौरीशंकर देवी ने की, माणिक्यलाल वर्मा ने किसी की थी, मेवाड़ प्रजामंडल की थी, ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 61 से अपन अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते और फिर बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं मिला है या फिर हमारा अच्छे से पेपर नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पिछले अगर आपने 40 क्वेश्चन नहीं किए थे तो पिछले वीडियो में जाकर के 40 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। और इस वीडियो के अंतर्गत मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए, 20 के साथ में उनके ऑप्शन भी करवाए हैं साथ में, तो इसका मतलब 50 से 60 क्वेश्चन अपन ने इस वीडियो के अंतर्गत कर लिए, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपके लिए एक चीज़ बता देता हूँ, अभी तक मैंने
आरबीएससी और एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर कराए हैं 6 से 12वीं तक के जितने भी चैप्टर का सॉल्यूशन कराया है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, उन सबकी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। उस प्ले लिस्ट में जाकर के सारे वीडियो देख लेना। अभी सीईटी ग्रेजुएशन का जो पेपर था उसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, ठीक है। राजस्थान जीके का सारे लगभग 30 से 40 के बीच में क्वेश्चन आ रहे थे पेपरों में, सभी शिफ्टों में, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन अपने राजस्थान, जितने भी राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं 6 से 12 तक की, उन्हीं की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आते हैं, उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे से 60 से आगे के क्वेश्चन करने के लिए अगले वीडियो के अंदर करता जाओ, ठीक है। आज के धन्यवाद।